हम में से ज्यादातर लोग एक गलत परसेप्शन में जीते हैं। हमें लगता है कि बिजनेस या व्यापार बस आपसी लेन देन और रुपए पैसे का खेल है। जो हिसाब किताब में माहिर हैं, अपना फायदा या नुकसान समझते हैं और बाजार की चाल को पहचानते हैं, वही इसमें कामयाब हो पाते हैं। एक हद तक इस बात में सच्चाई भी है और ये एक सक्सेसफुल बिजनेस के लिए बहुत जरूरी बातें भी हैं। लेकिन इनके अलावा भी बहुत कुछ है जो हर इंसान में होना चाहिए जो एक कामयाब बिजनेसमैन बनना चाहता है। तो देखिए, कोई भी बिजनेस होता तो इंसानों के बीच में ही है। इसीलिए जितने अच्छे लोग होंगे उतना अच्छा बिजनेस होगा। जो गुण हम सबको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं, वही गुण हमें एक अच्छा बिजनेसमैन बनने में भी मदद करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता हम सबको एक अच्छा इंसान बनने की राह पर लेकर जाती है। अगर हम सही तरीके से इसे समझ पाएं और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार पाएं, तो अपना हर लक्ष्य पा सकते हैं, फिर चाहे वो स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हो या दुनिया से। गीता हमें हर उस बात से जोड़ती है जो हमारे लिए जरूरी है और हर उस बात से दूर करती है जो हमारे लिए ठीक नहीं है। यही सारे ख्याल अभिनव के मन में आ रहे थे जब वो गीता ज्ञान के बारे में सोच रहा था कि अचानक उसे रोहित का ख्याल आ गया। अब आप सोचेंगे कि ये रोहित कौन है? अभिनव का एक कलीग है जिसका नाम रोहित है। रोहित अभिनव के ब्लॉग को रेगुलरली पढ़ता भी है और जो बात समझ ना आए उस पर डिस्कशन भी करता है। जब अभिनव ने भगवद गीता फॉर बिजनेस सीरीज शुरू की, तभी रोहित ने उससे रिक्वेस्ट की थी कि किसी वीकेंड में वो उसके बड़े भाई रोहन से मिल ले, क्योंकि रोहन भी किसी बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम से जूझ रहा था और रोहित को पूरा विश्वास था कि अभिनव गीता से कुछ न कुछ ऐसा जरूर बता सकता है जो उसके भाई की मदद करे। एक वीकेंड पर फुर्सत थी तो अभिनव ने रोहित से बात करके उसके घर जाने और रोहन से मिलने का शेड्यूल फिक्स कर लिया। जब अभिनव रोहित के घर पहुंचा तो रोहित की फैमिली ने अभिनव का बहुत गर्मजोशी से वेलकम किया। खासकर रोहित और रोहन के फादर तो उससे मिलकर बहुत ही खुश हुए। उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि उनके बेटे की एज का लड़का गीता ज्ञान को इतनी बारीकी से न सिर्फ समझता है बल्कि आगे बढ़ाने की कोशिश भी कर रहा है, लोगों की हेल्प भी कर रहा है और इस सबके बावजूद इतना हम्बल और डाउन टू अर्थ भी है। रोहित के पापा को इस बात का बहुत अफसोस था कि वे पंडित जी से नहीं मिल पाए। अभिनव को रोहित के पेरेंट्स और बाकी की फैमिली से बहुत ही अपनापन महसूस हो रहा था। रोहन भी बहुत अच्छे नेचर का था और उससे ऐसे बातें कर रहा था जैसे सालों से उसे जानता हो। थोड़ी देर बाद अभिनव ने रोहन से उसके बिजनेस का पूछा, क्या काम है और कैसा चल रहा है वगैरह वगैरह। इस पर रोहन ने कहा कि उसकी एक लंबी कहानी है। अभिनव ने भी हंसते हुए कहा कि भाई वही तो सुनने वो आया है। अभिनव का इंटरेस्ट देखकर रोहन ने उसे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। रोहन ने बताया कि उसे हमेशा से, यानी जब से उसे याद है तब से ये बात एकदम क्लियर थी कि उसे अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा और नाम कमाना है। वो हमेशा देखता था कि देश के जो टॉप बिजनेसमैन हैं, उनके पास पैसा तो बहुत सारा है ही, उन्हें देश का हर इंसान जानता भी है। कौन होगा जिसने टाटा या अंबानी का नाम नहीं सुना होगा? बस यही बातें उसके मन में घर करती गईं और वो हर बीतते साल के साथ इस बात को लेकर और कॉन्फिडेंट होता गया कि उसे भी बड़ा होकर बिजनेस ही करना है। क्या करना है, कैसे करना है, ये पता नहीं था, लेकिन कुछ करना है और कर ही लूंगा, इस बात का उसे पूरा यकीन था। स्टडीज खत्म हुई तो उसने अपने पेरेंट्स के आगे ये बात रखी कि उसे कोई बिजनेस करना है। उसके पेरेंट्स ने समझाया कि बिजनेस करना अच्छी बात है, लेकिन उनकी फैमिली या रिलेटिव्स में किसी के पास बिजनेस से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस नहीं था। सब सर्विस क्लास वाले लोग थे, इसीलिए किसी की एडवाइस या गाइडेंस मिलने का चांस भी नहीं था और रोहन को खुद भी पता नहीं था कि उसे काम कौन सा करना है। कुछ दिन तो इसी उलझन में बीत गए कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। किसी भी काम के अच्छे बुरे पहलू लोग आपस में देख सुनकर ही डिसाइड करते थे। फिर उस वक्त इंटरनेट भी इतना इजीली अवेलेबल नहीं था कि पता लगाया जा सके। इसी सब के दौरान रोहन को अपनी ही एज का एक लड़का मिला जिसका नाम कमल था, जो कि उसी की तरह बिजनेस करना चाहता था, लेकिन उसके पास शुरुआत करने के लिए पूरे फंड्स नहीं थे। लेकिन उसे पता था कि उसे क्या करना है। उसका इरादा एक बड़ी एफएमसीजी कंपनी की डीलरशिप लेने का था। उन दिनों सोसाइटी में बहुत तेजी से चेंजेस आ रहे थे, लोगों का लाइफस्टाइल बदल रहा था और लोग जमकर ऐसे इक्विपमेंट्स खरीद रहे थे जिनसे उन्हें आराम भी मिल रहा था और जिसे सोसाइटी में स्टेटस सिंबल भी माना जाता था, जैसे कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह वगैरह। रोहन को यह आइडिया बहुत पसंद आया और उसने बिना ज्यादा सोच विचार किए अपने फादर से रिक्वेस्ट करके उनकी सेविंग्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा लेकर कमल के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस शुरू कर दिया। जिस कंपनी की डीलरशिप उन्होंने ली वो विदेश की थी और उसके प्रोडक्ट इंडिया में बिल्कुल नए तो थे, साथ ही बहुत महंगे भी थे, जबकि इंडियन कंपनीज या दूसरी विदेशी कंपनीज के प्रोडक्ट्स कम महंगे थे और लोग इन ब्रांड्स पर भरोसा भी करते थे। इस बात का नतीजा ये हुआ कि रोहन और कमल को
अपने प्रोडक्ट सेल करने में बहुत प्रॉब्लम्स होने लगी। नए होने की वजह से मार्केट में उनकी डिमांड नहीं थी और महंगे होने की वजह से लोग उन्हें खरीदते नहीं थे। क्वालिटी का पता तो तब चलता जब सामान बिकता। इस तरह करीब 1 साल तक कोशिश करने के बाद बहुत बड़ा नुकसान सहकर दोनों को यह काम बंद करना पड़ा। बिजनेस के पहले एक्सपीरियंस ने कमल को झटका तो दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी थी। मन अभी भी बिजनेस में ही था, लेकिन इस बार उसने सोच समझकर शुरुआत करने का फैसला किया। फैमिली ने भी एक बार और साथ देने का फैसला किया, क्योंकि इस बार रोहन ने बहुत सीरियसली कहा था कि वो कोई गलती नहीं करेगा। इस बार उसने अकेले ही कोई बिजनेस करने का सोचा और किसी तरह अपने फादर की जान पहचान का फायदा उठाकर बैंक लोन ले लिया। उसने इस बार गारमेंट्स का काम करने का सोचा। वो खुद दिल्ली, सूरत, लुधियाना वगैरह से कपड़े लाता और फिर शहर के स्टोर्स को सेल करता। इस काम को काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा था और उसे लग रहा था कि अब मामला जम जाएगा। लेकिन यहां भी एक अड़चन आ गई। एक बार किसी जरूरी डॉक्यूमेंट के ना होने की वजह से उसका सारा स्टॉक पुलिस ने जब्त कर लिया, जिसे छुड़ाने में उसे बहुत पापड़ बेलने पड़े। यहां से उसका इस काम से भी जी उचट गया। इस तरह जाने अब तक कितने काम किए, कितने छोड़े, लेकिन कोई भी बिजनेस कामयाब नहीं हुआ। अब तो खैर उसका कुछ नया करने को जी भी नहीं चाहता और कोई उसके साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार भी नहीं है। रोहन ने बताया कि उसने हमेशा बहुत दिल से हर काम किया, बहुत मेहनत भी की, लेकिन उसे कभी उसकी मेहनत का सही फल नहीं मिला। इस पर अभिनव ने उसे कहा, भैया इसमें कोई शक नहीं कि आपने बहुत मेहनत की और हम सब यही मानते हैं कि आप अपना काम करना चाहते थे, लेकिन मुझे इन सब बातों में जो आपने अभी बताई हैं, बस एक चीज की कमी नजर आ रही है। वो है पेशेंस और डेडिकेशन। कोई भी बिजनेस हो, किसी भी फील्ड से जुड़ा हो, इन 2 बातों के बिना पनप ही नहीं सकता। जैसे एक फलदार पेड़ को बड़ा होने में कई साल लगते हैं और इन तमाम सालों में उसे धूप और पानी की बराबर जरूरत होती है, साथ ही बेमौसम की बरसात, आंधी तूफान से बचाने के लिए भी तैयार रहना पड़ता है। तब जाकर सालों की मेहनत और देखभाल के बाद वो फल देता है। यही बात बिजनेस पर भी लागू होती है। बिजनेस को भी बहुत सारा पेशेंस देकर बड़ा करना होता है, साथ ही पूरा डेडिकेशन भी। ऐसा नहीं कि आज हवा जिस दिशा में है उधर चलने लगे, कल दूसरी दिशा में है तो उधर चलने लगे। सालों साल मेहनत करनी पड़ती है, अप्स के साथ डाउन्स भी झेलने पड़ते हैं, लोगों के साथ रिलेशंस बनाने होते हैं, तब जाकर कोई बिजनेस सक्सेसफुल होता है। आपने एक तो बिना प्रॉपर रिसर्च के बिजनेस शुरू कर दिए, और जब शुरू कर ही दिए थे तब उसे थोड़ा वक्त भी तो देना था। जरा सा रिस्पॉन्स आपके हिसाब से नहीं मिला तो आप बाहर ही निकल गए, और यही आपसे गलती होती रही है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः कर्ताम सात्विक उच्यते। इसका अर्थ है कि जो कर्ता राग रहित, अनहमवादी, धैर्य और उत्साह युक्त तथा सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वो सात्विक कहा जाता है। इसे सिंपल वर्ड्स में इस तरह से समझिए कि भगवान कह रहे हैं, अपने काम को करते हुए जो इंसान किसी भी तरह की बुरी सोच को मन में नहीं रखता, जिसे खुद पर घमंड नहीं है, जिसके अंदर पेशेंस है और उसमें अपने काम को लेकर जोश है, जो हार और जीत में एक जैसा रहता है, उसे सात्विक यानी शुद्ध मन और बुद्धि वाला कहा जाता है। बिजनेस में भी यही बात पूरी तरह से लागू होती है, क्योंकि वो भी आपका कर्म ही है। और अगर भगवान की कही बातों को मानते हुए बिना हार या जीत का ख्याल मन में लाए, पूरे पेशेंस और जोश के साथ हमेशा अच्छी सोच रखते हुए इस कर्म को करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। रोहन को भी अभिनव की बात समझ आ रही थी और अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था। अभिनव ने उसे श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने की सलाह दी और रोहन से पॉजिटिव रिस्पॉन्स पाकर वहां से घर लौट आया। बदलते वक्त के साथ लगभग हर चीज बदल जाती है। हम इंसानों में ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की सोच, लाइफस्टाइल से लेकर बिलीफ्स तक बदल जाते हैं। लेकिन हजारों सालों पहले भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली गीता में कही एक भी बात की सच्चाई नहीं बदली। यह हर जनरेशन को सही राह दिखाती आ रही है, इसमें कोई शक नहीं है, और इस बात को गीता ज्ञान की थोड़ी सी भी समझ रखने वाला इंसान जानता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे पीयूष और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। लेकिन सवाल ये उठता है, उन लोगों का क्या जिन्हें गीता ज्ञान को समझने का मौका ही नहीं मिला। भगवान ने जब अर्जुन को गीता ज्ञान दिया था तब उसके पीछे सिर्फ अर्जुन का उद्धार करना उनका एम नहीं था, ये तो हर दौर के इंसानों के लिए उनका गिफ्ट था।
ताकि हम अपनी जिंदगी को सही तरीके से जी सकें और उसे मीनिंगफुल बना सकें। पहले पंडित जी और अब अभिनव जैसे कई लोग हैं जो बिना किसी स्वार्थ के भगवान के इस तोहफे को खुद समझकर अपनी जिंदगी में उतार कर दूसरों के साथ बांट भी रहे हैं, ताकि इस दुनिया को बेहतर बना सकें, यहां शांति और सुकून ला सकें। कोशिश अगर सही भावना के साथ की जाए तो जरूर कामयाब होती है, इसमें कोई शक नहीं है। अभिनव की कोशिश भी रंग ला रही है। हर एज ग्रुप के लोग उसके ब्लॉग से जुड़ रहे हैं और उसे मेल कर रहे हैं। इसी तरह का एक मेल उसने अभी अभी खोला है। मेल में लिखा है, अभिनव जी, मेरा नाम अमित है और मैं तब से गीता ज्ञान ब्लॉग को पढ़ रहा हूं जब आपके पिताजी यानी पंडित जी से लिखा करते थे। मैंने कई बार उनसे अपने सवाल भी शेयर किए थे, जिनके आंसर उन्होंने मुझे भेजे थे और बहुत अच्छे से मुझे श्रीमद् भगवद गीता की गहरी बातों को समझाया था। मैं एक बिजनेसमैन हूं और जब आपने बिजनेस से रिलेटेड इस सीरीज की शुरुआत की तो मुझे बहुत खुशी हुई। मेरे मन में भी कुछ बातें थीं जिनका आंसर मुझे समझ नहीं आ रहा था और मैं चाहता था कि गीता में उनका जवाब ढूंढूं। लेकिन फिर आपकी पोस्ट देखी तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे ही शेयर करूं और अपने मन की इन उलझनों को दूर करूं। मुझे पूरा यकीन है कि पंडित जी की तरह आप भी पूरे पेशेंस के साथ मेरी बात को समझेंगे और मेरी सिचुएशन के लिए भगवान ने गीता में क्या कहा है मुझे बताएंगे। मैं एक बहुत छोटे शहर में पैदा हुआ था। मेरे फादर एक स्कूल टीचर थे और मेरी माँ एक हाउसवाइफ। हम 2 भाई हैं। मेरी माँ ने बहुत मुश्किल से हमें बड़ा किया था, क्योंकि उस टाइम में टीचर्स की सैलरी बहुत कम हुआ करती थी और मेरे फादर पर उनके भाई बहनों की भी बहुत सारी जिम्मेदारियां थीं। इसीलिए हम लोगों की छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी करना भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। इस बात का मेरी माँ पर बहुत गहरा असर पड़ा और उन्होंने बहुत छोटी एज से ही हम दोनों भाइयों के दिमाग में एक बात बहुत गहरे तक बिठा दी थी कि अगर जिंदगी में कामयाब होना है, अपने मन की सारी इच्छाएं पूरी करनी है और दूसरों की भी हेल्प करनी है, तो इस सबका रास्ता बिजनेस करके ही बनाया जा सकता है। क्योंकि नौकरी करके तो इंसान बस दाल रोटी खाने लायक ही कमा सकता है। जैसे जैसे हम बड़े होते गए, हमें माँ की बातों में सच्चाई नजर आने लगी, क्योंकि हम देखते कि हमारे पापा दिन भर स्कूल में काम करने के अलावा सुबह शाम बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर भी हमारे लिए सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाते थे। सुख सुविधाएं तो बस सपनों की बातें थीं। इसीलिए हम दोनों हमेशा यही प्लान करते कि हम स्कूल पूरा होते ही अपना काम शुरू कर देंगे। हमारे पापा को हमारी प्लानिंग की भनक थी, इसीलिए हमें समझाते रहते कि हमारे लिए सबसे पहले पढ़ाई पूरी करना जरूरी है, ताकि हम अपने लिए बेहतर फैसले ले सकें। लेकिन हम पर माँ की बातों और अपने घर के हालात का इतना गहरा असर हो चुका था कि हम उनकी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते थे। 1 साल के गैप में हम दोनों ने अपने स्कूल की पढ़ाई को कंप्लीट कर लिया था। अब मन में यही धुन थी कि कोई बिजनेस शुरू करना है। ना हमें दुनिया की समझ थी ना बिजनेस की। हमारे मामा जी का जूतों का काम था, उनकी जूते बनाने की फैक्ट्री थी। जब माँ ने उन्हें हम दोनों को गाइड करने को कहा तो मामा जी ने खुशी खुशी हमें अपने पास बुला लिया। हम उनकी फैक्ट्री में जाकर इस काम की बारीकियां सीखने लगे। मामा जी का कोई बेटा नहीं था, इसीलिए उन्हें भी फैक्ट्री में भरोसेमंद लोगों की जरूरत थी। हमें फैक्ट्री में देखकर उन्हें भी सुकून रहता कि उनके पीछे से कोई गड़बड़ नहीं होगी। हमने करीब 6 महीने वहां रहकर यह काम समझा और मामा जी के साथ ही काम करने का फैसला किया। उनकी फैक्ट्री के शूज को आसपास के शहरों में बेचने और इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। हम यंग थे, हमारे अंदर एनर्जी भी थी और कुछ कर दिखाने का जज्बा भी, इसीलिए हमने बहुत मेहनत से यह काम शुरू किया। हम आसपास के शहरों की एक एक शॉप तक गए और अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश की। हम 10 जगह जाते तो 9 जगह से ना सुनते और 1 जगह से हाँ सुनने को मिलती। लेकिन उस 9 बार ना पर वो 1 बार की हाँ भारी पड़ जाती और 2 गुने जोश से हम काम पर लग जाते। मामा जी अपनी बहन यानी हमारी माँ से हमारी तारीफ के पुल बांधते रहते और माँ खुश रहती। लेकिन हमारे पापा हमारे इस काम से इतने खुश नहीं थे। उन्हें उल्टा दुख था कि हम दोनों भाई कॉलेज जाने और पढ़ने की एज में एक शहर से दूसरे शहर भटक रहे हैं। जब भी उनसे बात होती वे बस यही कहते कि पहले पढ़ लो फिर काम करना। लेकिन हमें उनकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। मामा जी हमें हर ऑर्डर पर कमीशन दिया करते थे। धीरे धीरे हम अच्छा कमाने लगे और अब जाकर हम अपनी उन छोटी छोटी ख्वाहिशों को पूरा कर सकते थे जिनके लिए हम अपने बचपन भर तरसते रहे थे। इसी तरह करीब 2 साल तक हम यही काम करते रहे। फिर हमें लगने लगा कि जितनी मेहनत हम मामा के काम को आगे बढ़ाने में कर रहे हैं, उतनी मेहनत अगर अपने काम में करेंगे तो हम कितने बड़े बिजनेस के मालिक बन जाएंगे। जब ये बात हमने मामा जी से की कि हमें अपना काम शुरू करना है तो उन्होंने कुछ खास रिस्पॉन्स दिया नहीं। माँ अलबत्ता जरूर खुश हुई
और अपनी फैक्ट्री शुरू करने के लिए उसने हमें अपनी सारी ज्वेलरी दे दी। हम हैरान थे कि जो गहने माँ ने हमारे पापा को उनके बुरे से बुरे वक्त में भी नहीं दिए, वो हमें ऐसे थमा दिए जैसे उनके लिए इस ज्वेलरी की कोई कीमत ही नहीं। हमें शू इंडस्ट्री की अच्छी नॉलेज तो हो गई थी, इसीलिए हमने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और माँ के गहनों को बेचकर मिले पैसों से एक छोटी सी फैक्ट्री शुरू कर दी। मामा जी के लिए जितनी मेहनत करते थे उसकी डबल मेहनत हमने अपने लिए शुरू कर दी और दिन रात एक कर दिए। हमारी मेहनत बेकार नहीं गई और बहुत कम टाइम में हमारा काम चल पड़ा। हम पैसों में खेलने लगे। अब हमारे पास दुनिया के सारे आराम थे। हम अपने लिए वो सब खरीद सकते थे जिसके सपने देखते थे। माँ को हम दोनों पर बहुत नाज था और पापा ने भी अब हमारे डिसीजन को शायद एक्सेप्ट कर लिया था। हम दोनों की शादियां हुई, फैमिलीज बढ़ी और हमने म्यूचुअल कंसेंट से बिजनेस के 2 हिस्से कर लिए। हम दोनों भाइयों के बीच हमेशा दोस्ती वाला रिश्ता रहा है जो आज भी कायम है। हमने बहुत पैसा कमाया और बहुत पैसा उड़ाया भी। हमारे बच्चों के पास दुनिया की हर चीज मौजूद है, लेकिन अब एज के इस पड़ाव पर मुझे एक बात का बहुत डर लगता है कि हमारे पास मुश्किल वक्त के लिए कुछ खास सेविंग्स नहीं है, क्योंकि हमने जितना भी कमाया उतना ही खर्च भी करते थे। हम नहीं चाहते थे कि हमारे बच्चे हमारी तरह उन चीजों के लिए तरसते रहें जिन्हें पैसे से खरीदा जा सकता है। अब हालात ये है कि जब तक सही चल रहा है तब तक तो ठीक है, लेकिन भगवान ना करे अगर एक बड़ा झटका लग गया तो मेरे पास कुछ खास बचेगा नहीं। मेरे भाई का भी यही हाल है और यही बात मुझे परेशान कर रही है। क्या आने वाले कल की इस तरह से चिंता करना सही है या हमसे कोई गलती हो गई है जिसके लिए हमें पछताना चाहिए? गीता में भगवान ने इस बारे में क्या कहा है, प्लीज मुझे बताइए। अभिनव ने अमित को लिखा, अमित जी नमस्कार, मैं बिजनेस के लिए आपके जज्बे और आपकी मेहनत से बहुत इंप्रेस हुआ हूं। अपने दम पर अपने लिए ये सब कर पाना वाकई तारीफ के काबिल है। आपने सब किया, लेकिन बिजनेस की एक बहुत जरूरी बात को इग्नोर करते रहे। ये बात है आने वाले टाइम के लिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स की। कोई भी बिजनेस हो, कितना ही अच्छा और स्ट्रांग हो, कभी ना कभी उसमें मुश्किल वक्त आता ही है और उस मुश्किल वक्त के लिए अगर आपकी तैयारी नहीं है तब कभी कभी कोई छोटा सा उतार भी बड़े से बड़े बिजनेस को हिला देता है। आने वाले कल की चिंता करनी सही नहीं है, लेकिन चिंता और चिंतन में बहुत फर्क है। एक अच्छा बिजनेसमैन वही होता है जो अपने बिजनेस से रिलेटेड हर एस्पेक्ट पर चिंतन मतलब सोच विचार करे और फिर आने वाले कल की प्लानिंग करे। जिस तरह अच्छा राजा वही माना जाता है जो शांति के दिनों में भी अपनी फौज को लड़ाई की प्रैक्टिस करवाता रहता है, ताकि अगर कभी लड़ाई में जाना पड़े तो वो हारे नहीं। आप दोनों भाइयों ने सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स ना करके बिजनेस की एक बड़ी गलती तो की है जो आपकी जिंदगी भर की मेहनत को मिट्टी में मिला सकती है। लेकिन आप अभी भी वक्त रहते सबक ले सकते हैं और आने वाले कल की प्लानिंग कर सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्स्यसे मनोरथम इदम अस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम। यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अज्ञानी इंसान की सोच के बारे में बता रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अज्ञानी सोचता है कि मैंने आज ये पाया है और अब इस मनोरथ को भी प्राप्त करूंगा। मेरे पास ये इतना धन है और इससे भी अधिक धन भविष्य में होगा ही होगा। इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जिस इंसान को लगता है कि सब कामों को करने वाला वो खुद है, उसका कंट्रोल अपनी लाइफ के काम पर है, वो सोचता है कि मैंने इतना कुछ पा लिया है, मेरे पास इतना सारा पैसा है, आगे भी ऐसा ही रहने वाला है, बल्कि इससे भी ज्यादा ही रहेगा। ऐसा इंसान नहीं जानता कि इस दुनिया का हर काम ईश्वर की इच्छा से होता है। समय बदलता है और इस पर किसी का कोई जोर नहीं चलता, फिर चाहे वो कितना ही ताकतवर और अमीर क्यों ना हो। इंसान को एक बात हमेशा अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि जैसा उसका आज है वैसा आने वाला कल नहीं होगा। और बिजनेस में तो वैसे भी सब कुछ वक्त के हाथ में होता है। इसीलिए एक समझदार बिजनेसमैन वही है जो अपने आने वाले कल के लिए कुछ सेविंग्स करके रखता है, कहीं इन्वेस्ट करके रखता है। इसीलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अभी भी वक्त रहते अपने आने वाले कल के लिए किसी जानकार से एडवाइस लेकर कुछ इन्वेस्ट करें और फिर इस टेंशन को छोड़ दें। मेल सेंड करते हुए अभिनव ने भगवान श्री कृष्ण से सबको सद्बुद्धि देने की प्रार्थना की। भगवत गीता फॉर बिजनेस टाइटल की जो सीरीज अपने गीता ज्ञान ब्लॉग पर शुरू की है, उसे पढ़कर एक रीडर ने अभिनव को कॉल किया था। कॉल करने वाले एक मैनेजमेंट कॉलेज में प्रोफेसर थे और उनका नाम डॉक्टर सुनील कुमार था। उन्होंने बताया कि वे बहुत टाइम से गीता ज्ञान ब्लॉग को पढ़ रहे हैं और उन्होंने एक बार अभिनव के पिताजी यानी पंडित जी को अपने कॉलेज में बुलाया था, जहां पंडित जी ने स्टूडेंट्स के लिए गीता ज्ञान का सेशन किया था और ये बहुत सक्सेसफुल भी रहा था।
अब सुनील जी चाहते थे कि अभिनव उनके स्टूडेंट्स के लिए इसी सीरीज के तहत एक गीता ज्ञान का सेशन कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को इसमें बहुत इंटरेस्ट भी रहेगा और उन्हें बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। अभिनव को उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करने में बहुत हेजिटेशन थी, क्योंकि पिताजी की बात अलग थी। उन्होंने अपनी जिंदगी के बहुत साल गीता ज्ञान को पढ़ने और समझने में लगाए थे। साथ ही उन्हें दुनिया और लोगों के साथ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस थे। अभिनव की गीता ज्ञान की जर्नी अभी बस स्टार्ट हुई थी, और हालांकि उसने पिछले कुछ सालों में गीता को काफी डीपली पढ़ा था, लेकिन अभी भी उसे लगता है कि लाइव सेशन के लिए उसे कुछ और टाइम लेना चाहिए। अभिनव और सुनील कुमार जी की बात पर। अच्छा, अभिनव को लगा उसे टाइम लेना चाहिए, पर सुशील कुमार उल्टा खुशी हुए, क्योंकि एजुकेशन की फील्ड में रहते हुए उन्हें पता था कि लोग 4 किताबें पढ़कर खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझने लगते हैं और जरा सा मौका मिलते ही उस ज्ञान को बघारने लगते हैं। जबकि अभिनव के बारे में उसकी पोस्ट से सुनील जी को इतना तो अंदाजा था कि उसे गीता ज्ञान की काफी समझ हो चुकी है। इसके बावजूद वो खुद को थोड़ा और टाइम देना चाहता है, तब इसका मतलब वो एकदम सही रास्ते पर चल रहा है, क्योंकि गीता इंसान को हम्बल बनाती है, घमंड को खत्म करती है। जिसके अंदर गीता पढ़ने के बाद भी ये दोनों गुण हैं, इसका मतलब उसने गीता को सिर्फ पढ़ा है, अपनी जिंदगी में उतारा नहीं है। सुनील जी ने अभिनव को एक और प्रपोजल दिया कि अगर इस सेशन का टॉपिक पहले से ही डिसाइड कर लिया जाए तो अभिनव को प्रिपरेशन का मौका भी मिल जाएगा और स्टूडेंट्स के लिए एक वेल रिसर्च सेशन भी तैयार हो जाएगा। सुनील जी की बातों में इस तरह का अपनापन था कि अभिनव से उन्हें मना नहीं किया गया, और दोनों ने अगले वीक का एक दिन इस सेशन के लिए फिक्स कर लिया। अभिनव जब सेशन के लिए कॉलेज पहुंचा और सुनील जी से मिला तो उसे लगा कि कुछ लोग कितना कुछ अचीव करके भी कितने डाउन टू अर्थ होते हैं। ऐसे लोगों से मिलना हमें बहुत कुछ सिखा देता है। स्टूडेंट्स में भी कुछ ऐसे थे जिन्होंने सुनील कुमार जी के कहने पर गीता ज्ञान ब्लॉग की कुछ पोस्ट पढ़ी थी, और खासकर अभी जो टॉपिक ब्लॉग पर चल रहा था उससे रिलेटेड पोस्ट पढ़ी थी। उनके मन में बहुत क्यूरियोसिटी भी थी कि आज अभिनव किस टॉपिक पर बात करेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद ज्यादा वक्त न लेते हुए अभिनव ने अपने आज के सेशन का टॉपिक सबको बताया, जो था बिजनेस में डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस। सेशन की शुरुआत अभिनव ने इस तरह से की। इस टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूं, ताकि आपको मेरी बात ज्यादा अच्छे से समझ आए। हमारे दूर के रिलेशन में एक अंकल हैं जो कि खानदानी बिजनेसमैन हैं। जिस सिटी में वो रहते हैं वहां उनके कई स्टोर्स हैं, जिन्हें पहले तो वो खुद संभालते थे, और अब उनके 3 बेटे हैं जो इन स्टोर्स को देखते हैं। अंकल की अब काफी एज हो चुकी है और वे घर पर ही रहते हैं। उन्होंने अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की थी, और उन्हें अपने बच्चों से भी यही एक्सपेक्टेशंस थी कि वो तीनों भी उतनी ही मेहनत और डेडिकेशन के साथ उनके काम को आगे बढ़ाएंगे। अंकल जानते थे कि उनके बाद तीनों भाइयों में बिजनेस को लेकर मनमुटाव जरूर होगा, क्योंकि उन्होंने अपनी अच्छी सेहत के दिनों में ही अपनी विल बना दी थी, जिसके अकॉर्डिंग उनके 6 स्टोर्स तीनों भाइयों में बराबर बढ़ गए थे। उनके तीनों बेटे भी अपने पिताजी के इस फैसले से खुश ही थे। अब उन्हें बस अपना काम देखना था। इस बंटवारे को काफी साल हो चुके हैं और 6 स्टोर्स में से सिर्फ 2 ही स्टोर्स, जो कि सबसे बड़े भाई के पास हैं, अच्छे चल रहे हैं, जबकि बाकी 4 काफी बुरी हालत में हैं और बंद होने के कगार पर हैं। दोनों छोटे भाई अपने बड़े भाई और पिताजी पर पक्षपात के आरोप लगाते हैं कि उन दोनों को जानबूझकर घाटे वाले स्टोर्स दिए गए और बड़े भाई को अच्छी लोकेशन वाले स्टोर्स दिए गए। हालांकि इन बातों में जरा भी सच्चाई नहीं है। अब रिलेटिव्स की बात है तो हमें भी पता चली, और मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी जागी कि आखिर क्यों ऐसा हुआ कि सिर्फ एक ही भाई का बिजनेस अच्छा चला और बाकी 2 लॉस में चल रहे हैं। इस बात का पता लगाने के लिए मैं उनके घर गया। अभी तक तीनों भाई अपनी फैमिलीज के साथ एक ही घर में रहते हैं। मैं वहां सिर्फ 3 दिन रुका, लेकिन मुझे बहुत आराम से उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया जिसके लिए मैं वहां गया था। सबसे बड़े भाई, जिनका नाम विजय है, उनका रूटीन बहुत डिसिप्लिन था। सुबह जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट के बाद वे स्टोर खुलने से पहले वहां पहुंच जाते थे। स्टोर पर काम करने वाले लड़कों से मिलना, स्टोर की साफ सफाई की चेकिंग खुद करने से लेकर वहां रखे स्टॉक को चेक करना, वो सारे काम वो सुबह सुबह कर देते थे। इस तरह उनके स्टाफ को भी पता था कि जरा सी भी लापरवाही उन्हें भारी पड़ेगी, और वो सारे विजय भैया की तरह एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करते थे। विजय भैया दिन के फर्स्ट हाफ तक ही स्टोर पर बैठते थे और हर कस्टमर से बात करके उसके साथ एक अच्छी रैपो बनाने की कोशिश में रहते थे। इसका नतीजा यह था कि लोग चाहे कितनी भी देरी हो रही हो, लेकिन उन्हीं के स्टोर से सामान लेना प्रेफर करते थे। दिन के सेकेंड हाफ में विजय भैया अपने दूसरे स्टोर में जाते थे और वहां भी उनका काम करने का तरीका सेम रहता था। उनके इस डिसिप्लिन की वजह से ही उनका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था। वहीं दूसरे नंबर के भाई, जिनका नाम अजय है, और उनसे छोटे भाई संजय का
कोई डेली रूटीन ही नहीं था। जब मर्जी तब जागो और जब मन करे तब स्टोर पर जाओ, मन ना करे तो बस स्टाफ को कॉल करके इंस्ट्रक्शंस दे दो। 3 दिन में मैंने उन्हें ज्यादातर या तो घर में देखा या कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाते देखा। मैं समझ गया कि स्टाफ के भरोसे काम छोड़कर इन दोनों ने खुद अपना नुकसान किया है और दोष किसी और को दे रहे हैं। बिजनेस कोई भी हो, कितना भी पुराना हो या नया हो, बिना डिसिप्लिन के कभी कोई कामयाब नहीं हो सकता। मेहनत करके आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं और डिसिप्लिन से आप अपने बिजनेस को कामयाब बनाए रख सकते हैं। बिना इसके आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल सकते हैं। जब बिजनेस ग्रो करता है तब आप बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं। अगर आप खुद डिसिप्लिन से नहीं चलेंगे तो आपके लिए काम करने वाले लोग भी अपने काम को सीरियसली नहीं लेंगे और अच्छे खासे काम को बर्बाद होने में वक्त नहीं लगेगा। डिसिप्लिन की इंपॉर्टेंस हर काम में है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, उद्धरेदात्मना आत्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। इसका अर्थ है कि भगवान कह रहे हैं खुद ही अपना उद्धार करना चाहिए और अपना पतन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्मा ही आत्मा की मित्र और आत्मा ही आत्मा की शत्रु है। अब इसे सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। यहां भगवान कह रहे हैं कि हर इंसान को अपना अच्छा बुरा समझते हुए खुद पर काम करते हुए अपना उद्धार यानी भला करना चाहिए। हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता और ना ही हमारे अलावा कोई हमारे लिए हमसे ज्यादा अच्छा कर सकता है। अगर इंसान इस एक बात को समझ ले तो उसे किसी दोस्त की जरूरत नहीं है और ना समझे तो किसी दुश्मन की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इस कंडीशन में वो खुद ही अपना दुश्मन बनकर खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है। अक्सर लोग अपने फेलियर्स के लिए किस्मत को या हालात को दोष देने लगते हैं, लेकिन असल में ये अप्रोच ही गलत है, क्योंकि ये एक तरह से खुद की जिम्मेदारी से भागना होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कर्म पर बहुत जोर देते हैं। अगर हम अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करेंगे तब फेल होने पर भी हम किसी को कोसेंगे नहीं और न ही किस्मत को दोष देंगे। भगवान ने कर्म के फल की चिंता करने से मना किया है, कर्म करने से नहीं। इसके साथ ही कुछ बातों पर ध्यान देने की जरूरत होती है, जैसे कि बिजनेस में टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कहते हैं कि जिसने टाइम की कद्र की, टाइम उसकी कद्र करता है। और टाइम मैनेजमेंट तभी पॉसिबल है जब आप एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करें। हम सब हमेशा से यही सुनते आए हैं कि कामयाब होने के लिए हमें बहुत सारे फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है। यह बात कुछ हद तक सही भी है, लेकिन कामयाबी, खासकर बिजनेस में कामयाबी के लिए सबसे पहले उस बिजनेस को करने वाले का डेडिकेशन और डिसिप्लिन जरूरी है। अभिनव ने इसके बाद वहां सेशन में मौजूद स्टूडेंट से पूछा कि अगर वे चाहें तो इस टॉपिक पर डिस्कशन कर सकते हैं। एक स्टूडेंट ने पूछा कि हम अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाने के लिए गीता से क्या सीख सकते हैं। आजकल की जो लाइफस्टाइल है उसमें न सोने का कोई टाइम फिक्स है न जागने का। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अभिनव ने बताया कि गीता की यही सबसे अच्छी बात है कि इसमें हमारे हर सवाल का जवाब है। गीता में भगवान ने बहुत डिटेल में बताया है कि हमें किस तरह अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज सेट करनी चाहिए, और अगर एक बार हमें अपनी प्रायोरिटीज को तय करना आ गया तो फिर आगे चीजें काफी आसान हो जाती हैं। अब प्रायोरिटीज कैसे तय होती हैं? अगर आप स्टूडेंट हैं तब आपको पता होना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं उसके पीछे आपका एम क्या है। क्या आपका एम एक अच्छी जॉब लेना है? तब आपको कुछ टाइम के लिए खुद को इसी काम के लिए डेडिकेट करना होगा, क्योंकि तब ये आपकी प्रायोरिटी होगी। अब एक बिजनेसमैन की प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? उसके बिजनेस की ग्रोथ, है ना? तो फिर उसे पूरी तरह अपना डेडिकेशन वहां देना होगा। कुछ और सवालों के जवाब के बाद अभिनव ने अपना सेशन खत्म किया। स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स काफी अच्छा था और सुनील कुमार जी भी अभिनव से काफी इंप्रेस थे। उन्होंने अभिनव से आगे भी इस तरह के सेशंस के लिए कॉलेज आने की इच्छा जाहिर की, जिसे अभिनव ने बहुत खुशी से मान लिया। हम इंसानों के पास नेचर के दिए हुए ऐसे कई गिफ्ट्स हैं जिनका सही तरह से इस्तेमाल करना अगर हम सीख जाएं तो हम न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं बल्कि इस पूरी दुनिया को ही बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। लेकिन परेशानी यह है कि हमें खुद भी एहसास नहीं होता कि हम क्या क्या कर सकते हैं, और हमेशा कभी किसी दूसरे इंसान में सहारा तलाशते रहते हैं तो कभी हालात में। देखिए, श्रीमद् भगवद गीता के जरिए भगवान श्री कृष्ण ने हम इंसानों को एक और मौका दिया है खुद को और अपनी शक्तियों को पहचानने का और अपना जीवन संवारने का। लेकिन हमने इस मौके को भी गंवाया ही है। हम जिंदगी भर उन बातों में उलझे रहते हैं जिनसे बस हमें दुख और परेशानियां मिलती हैं, लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते कि जो बातें खुद भगवान ने बताई हैं उन्हें समझने की कोशिश तो करें।
जो लोग ये कोशिश करते हैं उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है और ये बदलाव हर बार अच्छा ही होता है। बृजभूषण जी और पंडित जी इस बात की मिसाल हैं कि कैसे गीता ज्ञान ने उनकी पूरी लाइफ बदल दी थी और फिर उन्होंने गीता ज्ञान के जरिए न जाने कितने लोगों को सही राह दिखाई। पंडित जी के बाद अब उनका बेटा गीता ज्ञान की उस जर्नी को आगे बढ़ा रहा है और अपने साथ कई लोगों को इस जर्नी पर लेकर चल रहा है, इस भरोसे के साथ कि गीता उन्हें उनकी मंजिल यानी इस जन्म में शांति और उसके बाद मोक्ष तक जरूर पहुंचाएगी। अब जैसा कि हमें पता है कि आजकल अभिनव अपने गीता ज्ञान ब्लॉग के जरिए यह समझने की कोशिश में है कि व्यापार यानी बिजनेस में सक्सेसफुल होने और उस सक्सेस को बरकरार रखने में गीता किस तरह हम सबकी मदद कर सकती है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बिजनेस मतलब किसी करेंसी के बदले चीजों या सर्विसेज का लेन देन होता है, लेकिन बिजनेस इन सबसे कहीं ज्यादा है और गीता ज्ञान बिजनेस के हर पहलू को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करता है। अगर गीता ज्ञान को अप्लाई करते हुए बिजनेस किया जाए तो ना सिर्फ उसके सक्सेसफुल होने की गारंटी है, साथ ही उस बिजनेस से जुड़े लोगों की लाइफ में सुख और शांति की भी गारंटी। भगवत गीता फॉर बिजनेस सीरीज में आज अभिनव ने एक और मेल का रिप्लाई लिखा है। यह मेल उसे जिस रीडर ने लिखी है उन्होंने अपना नाम नहीं बताया है, शायद उन्हें इसी तरह से कम्युनिकेट करना कंफर्टेबल लगा हो और अभिनव को भी इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसे अच्छी तरह पता है कि कुछ लोग अपनी प्राइवेसी को नहीं खोना चाहते और ये उनका हक भी है। ये मेल कुछ इस तरह से था। अभिनव जी नमस्कार, मैंने कल पहली बार आपका ब्लॉग पढ़ा। हमारे फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप पर किसी ने आपकी एक पोस्ट का लिंक भेजा था, जिसे पढ़ने के बाद मेरा आपके ब्लॉग में इंटरेस्ट डेवलप हुआ और मैंने एक बार में 2-3 पोस्ट पढ़ी। मुझे यह कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि मैं गीता को आपके इस तरह सिंपल वर्ड्स और एग्जाम्पल्स के जरिए एक्सप्लेन करने के तरीके से बहुत इंप्रेस हुआ। जब हम छोटे थे तब हमारे दादाजी हमें अपने साथ अपने दोस्त के घर ले जाया करते थे जो बहुत बड़े विद्वान थे। मेरे दादाजी और उनके वे दोस्त रामायण, महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता पर बहुत लंबे लंबे डिस्कशंस किया करते थे जो हमें कुछ खास समझ आते नहीं थे। दादाजी की डेथ के बाद यह सिलसिला यहीं रुक गया। अब सोचता हूं तो लगता है कि काश उस एज में किसी ने हमें इन महान किताबों को आसान लैंग्वेज में समझाया होता तो शायद आज हम कुछ और ही होते। खासकर मैं वो सब गलतियां ना करता जो अब तक करता आया। मैं आपको अपना नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन इसके अलावा आपसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप मुझे समझें और हो सके तो गीता में भगवान ने मेरी गलतियों के लिए क्या कहा है, मेरी गिल्ट को कम करने के लिए क्या रास्ता सुझाया है, ये मुझे बताएं तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूं, ना ही मैंने कभी कोई बड़ा बिजनेस करने का सोचा था। मैं एक बहुत सिंपल सी फैमिली को बिलोंग करता हूं। लिमिटेड रिसोर्सेज में जितना अच्छे से कर सकते थे मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए और मेरे बाकी 3 भाइयों के लिए किया। हमारी एक छोटी सी डेयरी थी और उसी के सहारे हम सबका गुजारा चलता था। मेरे दादाजी अलग ही नेचर के थे। उनका मानना था कि उतना ही कमाना चाहिए जितने में जिंदगी की जरूरतें पूरी हो जाएं, उससे ज्यादा का लालच नहीं करना चाहिए। मेरे पापा उनके इकलौते बेटे थे और उनका इस बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन दादाजी के आगे कुछ कहने की हिम्मत उनमें थी नहीं, इसीलिए मन मारकर उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया था। हम 4 भाइयों में से बस मैं अकेला हूं जिसे पढ़ने लिखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वरना मेरे 3 भाई तो पढ़ाई में इतने अच्छे थे कि बिना किसी खास फैसिलिटी के उन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स के साथ अपनी पढ़ाई पूरी की और तीनों ही आज बहुत अच्छी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। रह गया मैं, जिसे न पढ़ने में इंटरेस्ट था न ही किसी और काम में। बड़ी मुश्किल से मैंने हाई स्कूल पास किया और मेरे पापा को समझ आ गया कि मेरे लिए इससे आगे का सफर मुश्किल है, लेकिन मुझसे बड़े भाई ने मुझ पर काफी मेहनत की और मुझे ग्रेजुएट बनाकर ही दम लिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैंने कुछ और करने की कोशिश नहीं की और अपने फैमिली बिजनेस को ही करने का फैसला लिया। मेरे पापा तो इस बात से खुश थे ही, मेरे भाइयों ने भी मुझे पूरी हेल्प करने का भरोसा दिलाया क्योंकि तीनों अब वेल सेटल्ड थे और अच्छा अर्न भी कर रहे थे। मैं इस मामले में भी बहुत एम्बिशियस नहीं था, लेकिन फिर मुझे अपनी एज का एक और लड़का मिला जो जल्द ही मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया। वो जिंदगी को बहुत हल्के में लेता था, खुलकर जीता था और पैसे को इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज मानता था। मैं उससे बहुत ज्यादा इंप्रेस था। उसने मुझे बहुत अच्छे से कन्विंस कर लिया कि यही टाइम है जब मुझे अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहिए और अगर मेरे भाई मेरी फाइनेंशियल हेल्प करने को तैयार हैं तो मुझे इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और उनसे हेल्प लेकर इस फैमिली बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहिए। मैं अपने इस दोस्त से इंप्रेस तो था ही, उसकी हर बात मुझे सही लगती थी, इसीलिए मैंने अपने भाइयों से बात की और उन्हें अपना प्लान बताया।
मेरे भाई इस बात से खुश थे कि फाइनली मुझे अपनी लाइफ का गोल मिल गया है। उन्होंने अपनी हैसियत के हिसाब से मुझे पैसे दिए, जिनसे मैंने अपने दोस्त के कहे अनुसार कई तरह के मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने की मशीनें खरीद ली और उसे अपने बिजनेस में पार्टनर भी बना लिया। हमारी डेयरी बेशक बहुत बड़ी नहीं थी, लेकिन आसपास के इलाके में उसका अपना एक नाम था। मेरी फैमिली ने कभी भी किसी भी लालच में अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया था, चाहे वो दूध हो या दूध से बनने वाला कोई और प्रोडक्ट। हमारे कस्टमर्स बहुत लॉयल थे। मेरे दोस्त ने बिजनेस को आगे बढ़ाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली और मुझे उस पर भरोसा भी था। वो मुझे कहता कि मुझे काम की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुद सब संभाल लेगा। वो बहुत कॉन्फिडेंट था और उसका बात करने का तरीका ऐसा था कि मैं ना चाहते हुए भी उसकी बातों में आ जाता था। उसने कहा कि आज का जमाना बिजनेस के लिहाज से काफी बदल चुका है और अब कस्टमर्स को क्वालिटी देने से ज्यादा दिमाग प्रोडक्ट की मार्केटिंग में लगाना पड़ता है, क्योंकि जो चीज दिखती है वही बिकती। कुछ ही दिनों में मैंने देखा कि हमारा प्रोडक्शन लगभग डबल था। मैं खुद को झूठा दिलासा देता था कि ये सब मेरे दोस्त की मेहनत और सूझबूझ से हो रहा है, हालांकि मैं जानता था कि वो कहीं कुछ गलत कर रहा है। लेकिन जाने क्यों मैं इस बात को उससे डिस्कस नहीं कर पाता था। मेरे पापा ने कहा भी कि इस तरह कई जनरेशंस का जमा जमाया काम किसी अजनबी को नहीं सौंपना चाहिए, लेकिन मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। प्रोडक्शन बढ़ा तो हमारे पास पैसे भी ज्यादा आने लगे। हमने आसपास की चाय की दुकानों में अपने दूध की सप्लाई की बातें भी कर लीं और हमें ऑर्डर भी मिल गए। मैं और मेरा दोस्त इस सब से बहुत खुश थे, लेकिन हमारी खुशी की उम्र ज्यादा नहीं थी और एक दिन किसी कस्टमर की शिकायत पर हमारी डेयरी पर फूड सेफ्टी ऑफिसर ने छापा मारा और सैंपल्स ले लिए। सैंपल्स में बहुत सारी मिलावट पाई गई और हमारी डेयरी बंद करवा दी गई। बहुत मुश्किलों से मेरे भाइयों ने मुझे जेल जाने से बचाया। उनकी ऊंची पोस्ट की वजह से उनके हाई लेवल के लिंक्स थे, वरना मुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता था। मेरा सो कॉल्ड बेस्ट फ्रेंड अचानक कहीं गायब हो गया था। मेरी एक गलती की वजह से मेरे परिवार का न सिर्फ नाम खराब हुआ, साथ ही कारोबार भी बंद हो गया। तब से मैं बहुत परेशान हूं, समझ नहीं आता कि क्या करूं। अगर आप भगवत गीता से मुझे कोई राह सुझा सकें तो मेरी बड़ी हेल्प होगी। अभिनव ने इस मेल का आंसर इस तरह से लिखा। आपकी मेल पढ़कर मुझे बहुत क्लियरली ये बात समझ आ गई है कि आपने अपनी फैमिली के साथ भी धोखा किया और अपने कस्टमर्स के साथ भी। आप भी इस गलत काम में बराबर के भागीदार थे, क्योंकि आप जानते थे कि कुछ सही नहीं हो रहा है और तब भी आपने उसे रोका नहीं और इसका खामियाजा आपके कस्टमर्स ने उठाया। कोई भी बिजनेस हो, उसकी नींव विश्वास पर ही टिकी होती, और अगर नींव ही हिल जाए तो बिल्डिंग को गिरने में कितनी देर लगती। कस्टमर्स का भरोसा जीतने में आपकी फैमिली को कई जनरेशंस लग गई, लेकिन टूटने में कुछ ही दिन लगे। और एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा कायम कर पाना नामुमकिन होता है। बिजनेस की शुरुआत करने वाले या अच्छे चलते हुए बिजनेस को संभालने वाले हर उस इंसान को जो किसी भी बिजनेस में और बिजनेस की किसी भी स्टेज में है, उसे खुद को कभी भी ये बात भूलने नहीं देनी चाहिए कि बिना विश्वास कोई बिजनेस आगे नहीं बढ़ सकता, और इसीलिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस की क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच मे न प्रणश्यति। जो सब में मुझे देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। इसे सिंपल शब्दों में समझते हैं। इंसान कुछ भी बुरा करते हुए सोचता है कि उसे कोई देख नहीं रहा, या किसी के साथ बुरा करते हुए सोचता है कि इसे क्या पता चलेगा। उसे यह समझना चाहिए कि भगवान हम में से हर किसी के अंदर है, या हम सब ईश्वर के ही अंश हैं। जिसे ये बात समझ आ जाए उसे कभी श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है। यह हमारी तो भगवान को ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, न ही वो कुछ गलत करेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि भगवान हर जगह हर किसी में मौजूद है। एक बार मैंने शहर के एक बहुत मशहूर ढाबे पर खाना खाया। बहुत कम तेल मसालों के बावजूद वो खाना बेहद टेस्टी था। जब मैंने ढाबे के ओनर की तारीफ की तो उन्होंने बड़ी विनम्रता से कहा कि उनके लिए उनका हर कस्टमर भगवान का रूप है, और भगवान को भोग लगाने में जितना प्यार और अपनापन हम डालते हैं, बस वही मैं अपने खाने में डाल देता हूं। अगर इस समझ के साथ बिजनेस किया जाए तो कभी भी किसी को धोखा देने या किसी का भरोसा तोड़ने का ख्याल भी मन में नहीं आएगा, और जहां इतना गहरा भरोसा होगा वहां कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता। आपसे जो भी गलतियां हुई उनके लिए मन से क्षमा मांगकर और भगवान की कही इस बात को हमेशा ध्यान में रखते हुए काम करेंगे तो आप हमेशा सफल होंगे। आपके साथ मेरी बेस्ट विशेस हैं। इतना लिखकर अभिनव ने मेल भेज दिया। हम इंसानों को सामाजिक प्राणी कहा जाता है।
मतलब ये कि हम सोसाइटी में रहने वाले, एक दूसरे के साथ मिलकर जीने वाले हैं। अकेला इंसान न तो कभी खुश रह सकता है और ना ही कभी तरक्की कर सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कई बार हम सबके लिए मैसेजेस दिए हैं कि किस तरह हमें एक दूसरे के साथ रहना चाहिए और अपने समाज को बेहतर बनाना चाहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरजे पीयूष और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। अभिनव को एक बिजनेस स्कूल से इनविटेशन मिला था, जहां उसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर स्टूडेंट से बात करनी थी और साथ ही उस टॉपिक पर भगवान ने गीता में क्या कहा है ये भी बताना था। इस बिजनेस स्कूल में अभिनव के बहुत अच्छे दोस्त और एक टाइम पर कुलीग रह चुके सुशांत ने कुछ महीने पहले ही एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन किया है और उसे अपने काम में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। प्रशांत हमेशा से बहुत ही कीन लर्नर था। उसे हर बात को लॉजिक और फैक्ट्स के साथ समझना पसंद था। जब अभिनव ने अपने पिताजी यानी पंडित जी से श्रीमद् भगवद गीता को समझना शुरू किया था, तब अभिनव और प्रशांत साथ ही काम करते थे। अभिनव अक्सर प्रशांत से गीता ज्ञान पर डिस्कशन करता था और उसे हैरानी होती थी ये देखकर कि प्रशांत को पहले से ही काफी कुछ पता है और वो हमेशा गीता ज्ञान को प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन भी करता था। और जहां उसे कुछ डाउट होता था तो वो अभिनव के जरिए पंडित जी की हेल्प भी ले लेता था। जब प्रशांत ने अभिनव को अपने कॉलेज में सेशन के लिए इनवाइट किया तो अभिनव ने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि एक तो ये बहुत दिनों बाद प्रशांत से मिलने का अच्छा बहाना था और दूसरा उसे पूरा यकीन था कि प्रशांत के स्टूडेंट से उसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि प्रशांत ने उन्हें चीजों को नई तरह से देखना और सोचना तो सिखा ही दिया होगा। सेशन के लिए जो दिन फिक्स था उस दिन बिल्कुल सही टाइम पर अभिनव कॉलेज पहुंच गया था। प्रशांत के चेहरे पर एक अलग तरह की चमक थी, जिसे देखकर अभिनव को पक्का यकीन हो गया कि प्रशांत को अब उसका मनपसंद काम मिल गया है। अपने दोस्त के लिए वो खुश था। थोड़ी देर बातचीत के बाद प्रशांत उसे सेमिनार हॉल में लेकर चला गया, जहां पहले से ही स्टूडेंट्स उनका वेट कर रहे थे। अभिनव का इंट्रोडक्शन देने के बाद प्रशांत ने माइक अभिनव को दे दिया। उसने भी बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने टॉपिक पर बोलना शुरू किया। टॉपिक था बिजनेस में नेटवर्किंग की इंपॉर्टेंस। अभिनव ने अपनी बात की शुरुआत इस बहुत पुरानी और फेमस कहावत से की, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, यानी आपकी कामयाबी इस बात से तय होती है कि आपका नेटवर्क कितना स्ट्रांग है, कितने लोगों को आप जानते हैं और कितने लोग आपको जानते हैं। जिंदगी हो या बिजनेस, बिना नेटवर्किंग के आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते और अगर खुद के दम पर आप एक हद तक कामयाब हो भी गए तो फिर बिना नेटवर्क के आप इस कामयाबी को सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, एक सच्ची कहानी जो अभी कुछ ही दिन पहले किसी ने मुझे मेल पर भेजी है। जैसा कि प्रशांत ने बताया कि मैं गीता ज्ञान ब्लॉग लिखता हूं और आजकल उसमें बिजनेस में गीता ज्ञान की एप्लीकेशंस पर बात चल रही है, तो बहुत सारे लोग मुझे मेल भेजते रहते हैं। इसी तरह के मेल में ये कहानी किसी ने भेजी थी। ये कहानी कुछ इस तरह से थी। एक फैमिली थी जो कई जनरेशन से खेती का काम कर रही थी। जैसा कि हम सबको पता है कि फार्मर्स की किस्मत मौसम से तय होती है। चाहे कितनी मेहनत कर लें, कितनी अच्छी क्वालिटी के बीज और फर्टिलाइजर्स यूज कर लें, अगर मौसम नाराज हो जाए तो सब किए धरे पर पानी फिर जाता है। ऐसा ही इस फैमिली के साथ भी हुआ। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तब एक के बाद 3-4 फसलों पर मौसम की टेढ़ी नजर पड़ गई और सब बर्बाद हो गया। एक वक्त पर अच्छा खाने कमाने वाली ये फैमिली कर्ज के जाल में फंस गई और फिर जमीन बेचकर ही इस जाल से निकल सकी। अब जमीन नहीं थी और परिवार को सर्वाइव करना था, तो हेड ऑफ फैमिली ने डिसाइड किया कि वो लोग कोई बिजनेस करेंगे। गांव छोड़कर सब शहर आ गए और कपड़े की छोटी सी दुकान खोल ली। क्योंकि बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं थी इसीलिए ये काम नहीं चला। फिर सबने आपस में सोच विचार किया और केटरिंग का काम शुरू किया। यहां भी बहुत स्ट्रगल के बाद जैसे तैसे थोड़ा बहुत काम आगे बढ़ने लगा। अब फैमिली के सबसे छोटे बेटे ने सोचा कि ऐसे तो नहीं चलेगा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा ताकि फैमिली का ये स्ट्रगल खत्म हो। ये कहानी उसी सबसे छोटे बेटे की है जो उन्होंने खुद मुझे मेल पर भेजी थी। अभिनव ने आगे कहा कि वो उनका असली नाम नहीं बता सकता, इसीलिए उन्हें दीपक कहेगा। तो दीपक ने बहुत रिसर्च की, घंटों मार्केट में बैठकर देखता कि लोग क्या खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, वेंडर्स का पता किया, उनसे बात की और फाइनली उसने डिसाइड किया कि वो एक सुपरमार्ट जैसा स्टोर खोलेगा जहां लोगों को बहुत सस्ता और अच्छी क्वालिटी का सामान मिलेगा। जब उसने अपना वेल रिसर्च्ड और वेल प्लान्ड बिजनेस प्लान अपनी फैमिली के साथ शेयर किया तो उसकी डिटेलिंग और प्लानिंग से सब लोग इंप्रेस हो गए और उस पर भरोसा करते हुए फैमिली के बचे खुचे पैसे, ज्वेलरी और कुछ लोन वगैरह से उसका बिजनेस शुरू करवा दिया। दीपक को बहुत अच्छी तरह से पता था कि अगर ये काम नहीं चला तो उसके साथ पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए उसने इस काम में खुद को झोंक दिया। दिन रात एक कर दिया ताकि कहीं कोई कमी न रह जाए। लगभग हर काम की जिम्मेदारी उसने खुद पर ले ली। वेंडर से बात करने से लेकर कस्टमर्स का फीडबैक लेने तक वो हर वक्त
बस काम में डूबा रहता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसका छोटा सा स्टोर शहर का सबसे बड़ा स्टोर बन गया। और कुछ ही सालों में इसी शहर में उसके 3 और स्टोर खुल गए। काम बढ़ा तो वो और बिजी हो गया। उसकी दुनिया बस उसके बिजनेस तक सिमट कर रह गई थी। उसकी फैमिली उसका डिटर्मिनेशन जानती थी, लेकिन दीपक को यह एहसास नहीं था कि उसका सोशल सर्कल सिमट कर लगभग खत्म हो गया है। उसका काम अच्छा चल रहा था और उसे लगता था कि हमेशा ऐसा ही चलेगा, उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। बिजनेस में तो वैसे भी हमेशा उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। दीपक के बिजनेस के साथ भी ऐसा ही हुआ। एक फेस्टिवल सीजन में उसके सबसे बड़े स्टोर पर रखे कुछ फूड आइटम्स में गड़बड़ी मिली और उसके चारों स्टोर्स पर रेड पड़ गई, जिसमें काफी कुछ लापरवाहियां सामने आईं और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। दीपक को समझ ही नहीं आया कि वो करे क्या, किससे सलाह ले। इतने सालों में उसने सिर्फ अपने काम से मतलब रखा था। न मार्केट में किसी से उसकी दोस्ती थी, न ही ट्रेडर्स एसोसिएशन से वो कभी जुड़ा था। वेंडर्स के साथ भी बस उसका काम भर का बहुत फॉर्मल कम्युनिकेशन था। अब मुश्किल की इस घड़ी में कोई उसके साथ खड़ा होने वाला नहीं था। इस पॉइंट पर आकर दीपक को समझ आया कि बिजनेस में नेटवर्किंग के क्या मायने हैं। नेटवर्किंग से बिजनेस को हमेशा हेल्प ही मिलती है, क्योंकि बिजनेस में हमेशा टाइम के साथ कदम मिलाकर चलते हुए आने वाले कल पर भी नजर रखनी पड़ती है। इसीलिए जब आप अपने जैसा काम करने वालों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, तब आपको लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में पता रहता है और आप अप टू डेट रहते हैं, सीखते भी हैं। बुरे वक्त में यही कॉन्टैक्ट्स आपकी हेल्प करते हैं और कई बार आपके फेवर में प्रेशर भी क्रिएट करते हैं। अच्छे नेटवर्क का यह फायदा भी होता है कि आपके पास सोशल सिक्योरिटी भी होती है। आज से कई हजार साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत के युद्ध में जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का महान ज्ञान दे रहे थे, तब एक श्लोक में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। यह बात इसलिए भी बड़ी है क्योंकि हम हमेशा अपने आसपास के लोगों से मिलजुल कर रहने, उनके काम आने की बात सुनते आए हैं, लेकिन भगवान ने तो देवताओं को भी इसमें शामिल कर दिया। भगवान कहते हैं कि देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम वाप्स्यथ। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम लोग यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। अब इसे सिंपल लैंग्वेज और बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में समझते हैं। भगवान कह रहे हैं कि तुम यज्ञ करके देवताओं को उन्नत करो, मतलब उनकी ताकत बढ़ाओ और देवता तुम्हारा भला करेंगे। इस तरह एक दूसरे का भला करते हुए सबका भला होगा। पुराने टाइम में ऋषि मुनि या बाकी नॉर्मल लाइफ जीने वाले लोग भी देवताओं को खुश करने के लिए यज्ञ वगैरह करते थे और माना जाता है कि इस तरह के अनुष्ठानों से देवताओं को ताकत मिलती थी। इस तरह ये दोनों तरफ का रिलेशन था। उस जमाने की नेटवर्किंग थी। अब भी हम इंसानों के बीच, हमारी सोसाइटी में इस नेटवर्किंग का फॉर्मूला चलता है। लोग एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। जो जिस चीज में कमजोर है वो दूसरे से उसमें हेल्प लेकर किसी दूसरे तरीके से इस हेल्प का बदला चुकाता है और सबका काम चलता रहता है। जो सोचता है कि मैं अकेला ही सब संभाल लूंगा या मुझे कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो टाइम आने पर अकेला पड़ जाता है और मुश्किल में घिर जाता है। दीपक की केस स्टडी से यह बात एकदम क्लियर हो गई है कि आपकी मेहनत और ऑनेस्टी से आप एक बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, लेकिन बिना नेटवर्किंग के उसे लंबे टाइम तक सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। इस बात के साथ अभिनव ने अपना सेशन खत्म किया। सुशांत ने सारे स्टूडेंट्स की तरफ से अभिनव को थैंक्स कहा और थोड़ी बहुत बातचीत के बाद फिर अभिनव वहां से लौटा। ऐसा नहीं है कि अभिनव के गीता ज्ञान ब्लॉग पर उसे हमेशा पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही मिला हो। दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं। एक ही बात को पसंद और नापसंद करने वाले लोग भी होते हैं और ऐसा होना ही इस दुनिया का बैलेंस बनाए रखता है। वरना अगर सब एक ही तरह सोचने लग जाएं, तो फिर लोगों के पास सोचने को रह ही क्या जाएगा। दोस्तों, मैं आरजे पीयूष बात कर रहा हूं और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। अभिनव के पिताजी, जिन्होंने गीता ज्ञान ब्लॉग की शुरुआत की और उसे इतने बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचाया, जिन्हें लोग उनके असली नाम से कम और पंडित जी के नाम से ज्यादा याद करते हैं, उनका एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला था और ये फॉर्मूला उन्होंने अभिनव के साथ बांटा भी था कि जो लोग आपसे एग्री करते हैं, उनसे ज्यादा आपकी ग्रोथ में वो लोग कंट्रीब्यूट करते हैं जो आपसे डिसएग्री करते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से हम अपने बिलीव्स के बारे में और ज्यादा स्टडी करते हैं, लॉजिक्स तलाशते हैं और इस तरह से हम कॉन्फिडेंट बनते हैं। गीता ज्ञान ब्लॉग पर भी अभिनव को इस तरह के कई कमेंट्स और मेल्स मिलते हैं, जिनमें कुछ लोग उससे डिसएग्रीमेंट जताते हैं। कुछ का मानना है कि गीता ज्ञान जब भगवान ने दिया था, तब में और आज की सिचुएशंस में बहुत फर्क है। अब गीता ज्ञान के हिसाब से चल पाना थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है। ऐसे में अभिनव को अपने पिताजी की बात याद आती है
और वो गीता में ही इन बातों का जवाब तलाशने लगता है। गीता ज्ञान पर बिजनेस रिलेटेड सीरीज जब उसने शुरू की थी तब भी कुछ कमेंट्स इस तरह के आए थे। एक कमेंट तो जैसे अपने आप में पूरा चैलेंज ही था, या यूं कहें कि इसे लिखने वाले ने अभिनव को प्रूव करने को कहा था कि क्या गीता ज्ञान उसे उसकी बिजनेस रिलेटेड सिचुएशन से उबार सकता है। अभिनव ने इस शख्स का फोन नंबर मांगा था। वो इनसे बात करके समझना चाहता था कि आखिर वो सिचुएशन थी क्या। इस शख्स का नाम धीरज था और धीरज ने अपना नंबर शेयर करते हुए लिखा था कि उसे भी अभिनव से बात करके खुशी होगी। एक टाइम फिक्स करके दोनों ने बात करने का प्लान किया। धीरज को कॉल करने पर अभिनव को पता चला कि वो एक वेल क्वालिफाइड और बहुत ही समझदार इंसान था। एज में धीरज लगभग अभिनव के बराबर ही होगा, ऐसा अंदाजा अभिनव ने उसकी बातों से लगा लिया था। धीरज ने बताया कि उसने कॉलेज खत्म करके कुछ साल जॉब की थी, लेकिन जॉब में उसका मन नहीं लगा। उसके पापा का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, इसीलिए उसने कुछ वक्त तक उनके साथ काम भी किया, लेकिन उसमें भी उसे मजा नहीं आया। फिर अपने पापा से बात करके उसने कुछ और बिजनेस करने का प्लान किया। धीरज ने बताया कि वो शुरू में बहुत कंफ्यूज था कि क्या करे क्या ना करे, क्योंकि उसने पहले कभी अपने बिजनेस के बारे में सोचा नहीं था और बिजनेस फैमिली से होने के बावजूद उसके पेरेंट्स ने कभी उस पर यह प्रेशर नहीं बनाया था कि उसे भी फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना ही है। धीरज ने अपने सारे रिसोर्सेज यूज करते हुए खूब रिसर्च की, अपने पापा और उनके फ्रेंड्स की एडवाइस भी ली और फाइनली डिसाइड किया कि वो शुरू में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा और एक छोटे बिजनेस से स्टार्ट करेगा। अगर सक्सेसफुल रहा तब आगे कुछ और बड़ा किया जाएगा। इतनी अच्छी मार्केट रिसर्च और प्लानिंग के साथ धीरज ने एक छोटी लेकिन तेजी से ग्रो कर रही कंपनी की डीलरशिप ले ली। ये कंपनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती थी, जिसमें ऑर्गेनिक मसालों से लेकर कुछ हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स भी थे। कंपनी अभी कुछ ही साल पुरानी थी, लेकिन अपने प्रोडक्ट्स की अच्छी क्वालिटी और कम कीमत की वजह से मिडिल क्लास में इसकी अच्छी रेपुटेशन बनने लगी थी। धीरज को लगा कि ये एक अच्छा फैसला होगा और कंपनी के साथ वो भी ग्रो करेगा। उसका फैसला वाकई अच्छा था। प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती जा रही थी। बहुत कम मार्केटिंग के बावजूद पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ से लोगों के बीच एक अच्छी जगह बन चुकी थी। लेकिन उसके फादर के बिजनेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। उनके कुछ गलत फैसलों और गवर्नमेंट की पॉलिसीज में कुछ चेंजेस होने की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था और इस भरपाई के लिए उन्हें मार्केट से लोन उठाना पड़ा था। पुराने बिजनेसमैन थे, जानते थे कि ये सब तो बिजनेस में चलता रहता है, लेकिन कभी कभी बहुत पुराना स्विमर भी लहरों के भंवर में फंस जाता है और डूब जाता है। यही हाल धीरज के फादर का भी हुआ और उनका सालों से जमा जमाया काम बहुत बड़े लॉस में चला गया। मार्केट से लोन लिया था, उसे चुकाने में जिंदगी भर की सेविंग्स खत्म हो गई। कुल मिलाकर अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। इस बात ने उसके पापा को तोड़ कर रख दिया था और वो बहुत डिप्रेस्ड रहने लगे थे। जब घर का मुखिया ही परेशान हो तब घर कैसे खुश रह सकता है। यही हाल धीरज की फैमिली का भी था। इधर एक बात की तसल्ली थी कि धीरज का काम ठीक चल रहा था, बहुत ज्यादा ना सही, लेकिन उसके बिजनेस से एक अच्छी इनकम भी हो रही थी और आगे एक होप भी थी कि उसका बिजनेस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कुछ दिनों बाद उसके पापा की डेथ हो गई। अब धीरज अकेला था। फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी थी और कोई गाइड करने वाला नहीं था, लेकिन उसने बहुत जल्दी खुद को संभाल लिया था। जिनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ होता है उन्हें ठीक से दुखी होने तक का वक्त नहीं मिलता। समय के साथ फैमिली भी नॉर्मल होने लगी थी, लेकिन धीरज की परेशानियां थीं कि जैसे कम ही नहीं होना चाहती थी। एक रात जब धीरज इस सुकून में सोया था कि सब बेहतर हो रहा है, उसके साथ सबसे ज्यादा बुरा हो गया। किसी की लापरवाही थी या कोई एक्सीडेंट था। उसके वेयर हाउस में आग लग गई थी और जब तक उसे खबर मिलती सब कुछ खत्म हो चुका था। इस एक्सीडेंट ने तो धीरज को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। लाखों का माल पल भर में खाक हो गया था। कोई बताने या समझाने वाला भी नहीं था कि कैसे इन मुश्किल हालातों से बाहर निकलें। एक पल को तो उसे लगा कि अब जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। वो ये जानता था कि लाइफ की तरह बिजनेस में भी कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं होता है और इसका एग्जाम्पल वो अपने ही घर में अपने पापा के साथ देख चुका था। लेकिन किसी बात को जानने और हो जाने पर एक्सेप्ट करने में फर्क होता है। धीरज के साथ जो हुआ उसके लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं था। इसीलिए कुछ टाइम तो उसे ये एक्सेप्ट करने में ही लग गया कि उसकी सारी मेहनत और फ्यूचर प्लानिंग बर्बाद हो चुकी है। जब एक्सेप्टेंस आने लगी तब सवाल खड़ा हुआ कि अब आगे क्या किया जाए। दोबारा बिजनेस करने की ना तो उसकी हिम्मत थी, ना ही उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा बचा था। इसलिए फिलहाल ये आइडिया ड्रॉप करके एक दोस्त के स्टार्टअप में जॉब कर रहा है, क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी पर है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन में ये इच्छा है कि वो फिर से अपना बिजनेस करे। एक बार काम करके उसे इतना तो समझ आ ही गया है कि उसके अंदर बिजनेस सेंस है और वो इसी काम को अच्छे से कर सकता है।
लेकिन मन में यह डर भी है कि अगर फिर उसके साथ ऐसा ही हुआ तो वो क्या करेगा। क्या बिजनेस में लॉस से रिकवर होने का कोई फॉर्मूला है? यहां लॉस से मेरा मतलब फाइनेंशियल लॉस नहीं बल्कि मेंटल लॉस है, क्योंकि सबको लगता है कि बिजनेस में सिर्फ पैसा लगता है और जब कोई बिजनेस डूबता है तब नुकसान भी पैसे का होता है, जबकि सच्चाई यह है कि बिजनेस में इंसान के टाइम से लेकर इमोशंस तक इन्वेस्टेड होते हैं। जो इंसान पूरे डेडिकेशन और ऑनेस्टी के साथ बिजनेस करता है वो अपना सब कुछ उसी बिजनेस में झोंक देता है, और जब नुकसान होता है तो उसे फाइनेंशियल के साथ मेंटल लॉस भी होता है, जिसकी रिकवरी बहुत मुश्किल होती है। अपनी बात कहने के बाद धीरज ने कहा कि क्या गीता में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कुछ कहा है जिसे हम इस तरह के लॉस से जल्दी रिकवर होने का फॉर्मूला मान सकें? अगर हां तो वो जानना चाहेगा, ताकि जब भी दोबारा अपना बिजनेस शुरू करने की हिम्मत हो तब ये फॉर्मूला उसे मेंटली स्ट्रांग रख सके। अभिनव ने धीरज की बातें बहुत ध्यान से सुनी और जवाब में सबसे पहले उससे हमदर्दी जताई। उसने कहा, धीरज, तुम्हारे साथ वाकई बुरा हुआ है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी है कि इतना कुछ होने के बाद भी तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी है। इसके बाद अभिनव ने धीरज के सवाल का जवाब देना शुरू किया। उसने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता में धीरज के सवाल का एक जवाब नहीं है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता तो पूरी ही इसी सवाल का जवाब है कि इंसान को उन कंडीशंस में कैसे बिहेव करना चाहिए जिनके लिए वो प्रिपेयर्ड ना हो। भगवान ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया ही तब था जब अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि ये उनके लिए बहुत टफ सिचुएशन थी। अगर हम में से हर कोई गीता को अच्छे से पढ़े और समझे तो हम पाएंगे कि गीता हमें जीना सिखाती है, हर उस सिचुएशन में डिग्निटी के साथ खड़े रहना सिखाती है जिसके लिए हमें लगता है कि इससे निकलना हमारे बस की तो बात ही नहीं है। धीरज, मैं आपको गीता से ऐसे कई एग्जाम्पल्स दे सकता हूं जहां भगवान ने बताया है कि कैसे हम इंसानों को बुरे से बुरे टाइम में भी खुद को बैलेंस रखना आना चाहिए, और ये कैसे करना है इसके लिए भी भगवान ने सब बताया है। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप गीता पढ़ें, इससे आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी। अभिनव ने आगे कहा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्यस्य नैवम पापम अवाप्स्यसि। इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, जय पराजय, लाभ हानि और सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को नहीं प्राप्त होगा। इसे सिंपल वर्ड्स में समझिए, यहां भगवान अर्जुन को युद्ध यानी उसका कर्म करने को कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि हार जीत, फायदा और नुकसान, सुख और दुख को एक जैसा समझते हुए अपना काम करो। गीता में भगवान ने हमेशा हमें अपने कर्म पर फोकस करने को कहा है। अगर हम हार या नुकसान के डर से अपना काम नहीं करेंगे तो ये एक तरह से पाप होगा। जो इंसान किसी भी काम को ये सोचकर करता है कि इस काम को अपनी पूरी कैपेसिटी और डेडिकेशन से करना मेरी ड्यूटी है, उसके बाद क्या होता है ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, उसे भगवान ने कर्मयोगी कहा है। ये फॉर्मूला लाइफ में हर जगह अप्लाई होता है, फिर चाहे जॉब हो या बिजनेस। अगर कभी बिजनेस में लॉस हो, जिसके की चांसेस हमेशा रहते हैं, तब जिसने गीता ज्ञान समझा है वो समझेगा कि ये उसके कंट्रोल में नहीं था, और जो बात अपने कंट्रोल में नहीं उसके लिए दुख मनाकर क्या करेंगे। आप बहुत समझदारी से अपना काम करते हैं, तो आगे जब भी बिजनेस करेंगे अपना काम सोच समझकर करेंगे, मेहनत भी पूरी करेंगे। उसके बाद क्या होता है ये आपके बस में नहीं है। जिसने गीता ज्ञान से ये बात समझ ली वो बड़े से बड़े लॉस में भी मन से मजबूत रहेगा और जल्दी बाहर निकल आएगा। इस तरह अभिनव ने धीरज को गीता ज्ञान पढ़ने और समझने की सलाह दी और बेस्ट विशेस के साथ अपनी बात खत्म। आज अभिनव को राहुल से मिलने जाना है। सुबह सुबह उसका कॉल आया था कि वो अपने बिजनेस के किसी जरूरी काम से इस शहर में आया हुआ है और अगर अभिनव फ्री हो तो थोड़ा टाइम निकालकर राहुल के होटल में आ जाए। राहुल की आवाज में एक अलग तरह की खुशी थी, एक उमंग थी जिसे कोई भी सुनकर महसूस कर सकता था। अभिनव ने बिना एक भी पल सोचे हुए राहुल से कह दिया कि वो जरूर आएगा। अच्छा, एक्चुअली राहुल अभिनव का कजिन है, उसके ताऊजी सूर्यभूषण जी का बेटा। राहुल और अभिनव लगभग एक ही एज के हैं और दोनों ने बचपन में बहुत सारा टाइम एक दूसरे के साथ बिताया है, इसीलिए दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते भी हैं। बड़े होने के बाद दोनों अब उस तरह से तो नहीं मिल पाते क्योंकि अपनी अपनी लाइफ, जॉब्स और फैमिली में बिजी हो गए हैं, लेकिन फोन पर दोनों रेगुलर टच में रहते हैं। राहुल बचपन से ही बहुत इंटेलिजेंट था। वो हर फैमिली में होता है ना, एक बच्चा जिसका एग्जाम्पल फैमिली के हर बच्चे को दिया जाता है, वैसा ही था राहुल। सिर्फ स्टडीज ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी कमाल करता था और स्कूल में होने वाली हर तरह की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करता था। कुल मिलाकर ऑलराउंडर था। राहुल को बहुत क्लियर था कि उसे क्या करना है।
जहां बाकी बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर बनने की दौड़ में शामिल हो रहे थे, उसका फंडा एकदम क्लियर था कि उसे बिजनेस स्टडीज करनी है। जिस टाइम पर अभिनव और राहुल बड़े हो रहे थे, उन दिनों मैनेजमेंट और बिजनेस स्टडीज का दौर शुरू हो चुका था। राहुल ने टॉप 20 स्कूल्स में अप्लाई किया और उसका सिलेक्शन भी हो गया। सबको उससे बहुत उम्मीदें थीं और उसने अब तक किसी को निराश भी नहीं किया था। डिग्री पूरी होते ही उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत अच्छी जॉब मिल गई थी और अब उसका फ्यूचर सिक्योर था। जॉब करते हुए राहुल को लगने लगा कि उसका मन जॉब में लग नहीं रहा है। बहुत सोचने समझने के बाद उसने जॉब से रिजाइन कर दिया। ये उसके लिए बहुत टफ डिसीजन था क्योंकि उसकी जॉब में वो सब कुछ था जिसकी चाह हर किसी को रहती है। अच्छा पैकेज, पोजीशन और पर्क्स, साथ ही ब्राइट फ्यूचर की गारंटी। लेकिन उसका मन उकता गया था। उसे लगता था कि दूसरों के लिए दिन रात मेहनत करने से अच्छा वो अपना कोई काम करे। जिस तरह का उसका अभी तक का एकेडमिक रिकॉर्ड था और सिंसियर पर्सनालिटी थी, उसके इस डिसीजन में फैमिली ने भी बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं किया था। अब राहुल ने अपने एक दोस्त प्रवीण से बात की। प्रवीण भी बहुत टाइम से किसी अच्छे बिजनेस पार्टनर की तलाश में था, यहां तक कि वो इन्वेस्टमेंट का बड़ा हिस्सा खुद लगाने को तैयार था। बस उसे कोई ट्रस्टवर्दी और मार्केट की नॉलेज रखने वाला पार्टनर चाहिए था। राहुल ने जब बिजनेस प्रपोजल के लिए प्रवीण से बात की तो वो एकदम से मान गया। दोनों ने मिलकर अपना बिजनेस शुरू करने का प्लान बनाया। बिजनेस का आइडिया बहुत अच्छा था, पैकेज फ्रूट जूस की कंपनी खोलने का। इस काम में मार्केट में बहुत ज्यादा प्लेयर्स भी नहीं थे, इसीलिए कंपटीशन का भी बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं था। मार्केट रिसर्च से लेकर रॉ मटेरियल के वेंडर्स ढूंढने का काम राहुल ने किया और फैक्ट्री का सेटअप प्रवीण ने तैयार किया। कुछ ही महीनों में उनका प्रोडक्ट तैयार था। राहुल अपने काम के प्रति बहुत जोश में था। उसे पूरा यकीन था कि उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन उसकी सारी उम्मीदों और मेहनत पर तब पानी फिर गया जब एक के बाद दोबारा उनके प्रोडक्ट के ज्यादातर ऑर्डर्स रिपीट नहीं हुए। उसने स्टोर पर जाकर बात भी की, फीडबैक भी लेना चाहा, लेकिन कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला। बहुत सारा माल तैयार होकर वेयरहाउस में पड़ा था जिसे लेने वाला कोई नहीं था। एक झटके में ही लाखों का नुकसान हो गया था। पैसा तो ज्यादातर प्रवीण का लगा था, लेकिन राहुल का भी फ्यूचर इसी बिजनेस पर टिका था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। प्रवीण ने भी इनडायरेक्टली कह दिया था कि अब वो और ज्यादा पैसे इस बिजनेस में नहीं लगा सकता और कहीं ना कहीं राहुल भी अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खोने लगा था। उसे लगने लगा था कि शायद उसे ही बिजनेस की समझ नहीं थी और उसकी वजह से प्रवीण का भी बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इसी सब के दौरान अभिनव किसी काम से राहुल के पास मिलने गया तो उसे इन सब बातों का पता चला। अभिनव राहुल को बहुत अच्छे से जानता था। उसे पता था कि राहुल बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी है। उसने कभी फेलियर नहीं देखा है और अब इस स्टेज पर यह फेलियर हैंडल कर पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अभिनव ने राहुल से इस बारे में बात करना जरूरी समझा। उसने राहुल से कहा कि उसे राहुल की तरह बिजनेस की नॉलेज तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि बहुत कम बिजनेस होते हैं जो पहली बार में ही कामयाब हो जाते हैं। ज्यादातर मामलों में कई फेलियर्स के बाद सक्सेस हाथ लगती है। इसलिए राहुल को बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिजनेस हो या कोई और काम, अगर उसमें कोई रुकावट आ रही हो या उस तरह के रिजल्ट्स नहीं आ रहे हों जैसे रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हों, तब हताश होने या काम को छोड़ देने के बजाय हमें अपने फेलियर के रीजंस तलाशने चाहिए। हमसे कहां कमी रह गई ये देखना चाहिए, क्योंकि कई बार बहुत अच्छी प्लानिंग और रिसर्च के बाद भी बहुत छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट बातें अननोटिस रह जाती हैं और उसी से सारा काम बिगड़ जाता है। बिजनेस में बिजनेसमैन की अप्रोच हमेशा प्रॉब्लम सॉल्विंग होनी चाहिए, प्रॉब्लम से भागने वाली नहीं, क्योंकि आप एक बार प्रॉब्लम से भागना शुरू कर देते हैं तब सक्सेस आपसे और दूर जाने लगती है। हम जब भी फेल होते हैं या किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं तब हमारी अप्रोच कैसी होती है? हम उस सिचुएशन की जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। हमारा ईगो हमें एक्सेप्ट नहीं करने देता कि हम फेल हुए हैं या प्रॉब्लम में हैं और उस पर काम करने के बजाय हम एस्केप का रास्ता चुनते हैं, जो कि गलत है। इस तरह ना हमें सक्सेस मिलती है ना ही सुकून। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति जो सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है और लालच, स्वामित्व और अहंकार की भावना से मुक्त रहता है, पूर्ण शांति प्राप्त करता है। अभिनव ने इसे बहुत ही सिंपल वर्ड्स और बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में समझाते हुए कहा कि अपना कर्म यानी काम करते हुए जो इंसान किसी तरह के लालच और ईगो से दूर रहता है, चीजों, लोगों या सिचुएशंस पर अपना हक नहीं जताता, उसे ही कामयाबी और शांति मिलती है। बिजनेस में कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी पैसे से रिलेटेड तो कभी लोगों के साथ रिलेशन से रिलेटेड। कभी मार्केट सही नहीं चल रहा होता तो कभी सब कुछ ठीक होते हुए भी चीजें खराब हो जाती हैं। ऐसे में हमेशा भगवान की बताई इन बातों पर ध्यान देना चाहिए कि अपना कर्म यानी अपना कर्तव्य सही से पूरा करना चाहिए
हर सिचुएशन का सामना बिना किसी अहंकार या लालच के करना चाहिए। अपनी सोच हमेशा प्रॉब्लम का सलूशन निकालने की रखनी चाहिए। अभिनव ने राहुल को बहुत मोटिवेट किया कि उसे एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए। जिन स्टोर्स में, शॉप्स में उसने अपना प्रोडक्ट रखा था, वहां से प्रॉपर फीडबैक लेना चाहिए और अगर हो सके तो कुछ कस्टमर्स से भी डायरेक्टली बात करनी चाहिए। एक बार पता चल जाए कि क्यों लोगों को उनका जूस पसंद नहीं आया, प्रॉब्लम क्वालिटी में थी या प्राइस में, अगर ये पता चल जाए तो उस पर काम करके इंप्रूव किया जा सकता है। अभिनव की बातों से राहुल को काफी हिम्मत मिली थी और उसने प्रॉमिस किया कि वो एक बार फिर पूरी कोशिश करेगा। इस बीच अभिनव भी अपने काम में कुछ ज्यादा बिजी हो गया था और राहुल ने भी उससे कुछ खास इंटरेक्शन नहीं किया था। इस बात को करीब आज 6 महीने हो गए थे और अब राहुल का कॉल आया था। अभिनव राहुल से मिलने उसके होटल गया और उसे राहुल को देखकर बड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि पिछली बार जब वो राहुल से मिला था तब वो डिप्रेस लग रहा था और कमजोर भी, लेकिन इस बार राहुल काफी खुश और हेल्दी लग रहा था। आराम से बैठने के बाद अभिनव ने राहुल का हाल पूछा तो उसने बताया कि वो बहुत अच्छा है और उसका बिजनेस भी बहुत अच्छा स्टार्ट ले चुका है। अभिनव को इस बात की बेहद खुशी थी। उसने राहुल से पूछा कि ऐसा उसने क्या किया कि सब सही हो गया। तब राहुल ने कहा कि उस दिन तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत सोचा और मुझे लगा कि मुझे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसे सॉल्व करने पर फोकस करना होगा। मैं अगले दिन से इसी काम में जुट गया। मैं एक एक स्टोर पर गया। मैंने वहां के ओनर या स्टोर मैनेजर के बजाय वहां काम करने वाले सेल्स स्टाफ से अपने जूस का फीडबैक मांगा। कहीं कहीं मैं खुद ही कस्टमर बनकर गया। मुझे पता चला कि नया ब्रांड होने के बावजूद हमारा प्राइस हमारे कंपटीशन के प्राइस से ज्यादा था, इसीलिए लोग हमें प्रेफर नहीं कर रहे थे। दूसरा रीजन ये था कि पुराने ब्रांड्स स्टोर को प्रोमिनेंट स्पेस के लिए कुछ पेमेंट भी करते थे ताकि कस्टमर को उनका प्रोडक्ट नजर आए। इस तरह की बहुत सारी बातें मुझे पता चली जिनसे मुझे अंदाजा मिल गया कि क्यों हमारा प्रोडक्ट फेल हो गया था। पूरे 2 महीने तक ये रिपोर्ट तैयार करके मैंने प्रवीण के साथ शेयर की और उससे बस एक चांस और मांगा। प्रवीण इसके लिए मान गया और मैंने इन सब पॉइंट्स पर काम करते हुए एक बार फिर अपना प्रोडक्ट मार्केट में उतारा और इस बार हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। राहुल ने अभिनव से कहा कि वो थैंकफुल है। अगर अभिनव ने उसे सही राह ना दिखाई होती तो वो कभी भी उस फेलियर से उबर नहीं पाता। अभिनव ने कहा कि ये उसकी नहीं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा है जो उन पर भरोसा करने वालों को हमेशा सही राह दिखाते हैं। इस तरह एक खुशनुमा मुलाकात के बाद अभिनव अपने घर आ गया। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान का अथाह सागर है और सागर में जितना गहरे उतरेंगे उतने ही मोती हाथ लगेंगे। ये बात गीता ज्ञान पर भी लागू होती है। हमारी जिंदगी के हर सवाल का जवाब गीता में है। बस हमारे अंदर इनके जवाब ढूंढने और गीता ज्ञान को समझने की विल पावर और पेशेंस होना चाहिए। चाहे कोई भी दौर हो, गीता ज्ञान हमेशा हमें राह दिखाने के लिए मौजूद है। जरूरत थोड़ी देर रुककर इस ज्ञान की शरण में जाने की है। इस ऑडियो बुक के जरिए गीता ज्ञान को समझने और समझाने की जो कोशिश, सबको अपनी गीता ज्ञान की ये जर्नी जारी रखनी चाहिए ताकि हम अपनी और दूसरों की जिंदगी को आसान और सुंदर बना सकें।